Hello, Shan. My name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH, sir. I am BTech from IIT Dhanbad and author of Ludo Solution. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स को जब अर्थ करते हैं तो आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो क्यों हो जाता है। दूसरा मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो आउटर सरफेस पे चार्जेस आते हैं वो चार्जेस का रोल क्या होता है, बेसिकली वो करना क्या चाहते हैं। हम इसमें प्रॉपरली पूरा डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग करने के बाद चार्जेस हर सरफेस पे कैसे अपेयर हो रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। गॉट इट? ओके, तो देखिए, तो मैं वाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ और तो देखिए क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ बना ली। पैरेलल प्लेट्स बनाया, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए पहला हम केस ये मान के चल रहा हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस पर नहीं, इस पर कई क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ये चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 क्यू नॉट का चार्ज दिया। अब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। केस 1 डील कर रहे हैं। केस 1, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बाहर से कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ यही है। और इसको मैंने स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं स्विच को क्लोज करूँगा। स्विच क्लोज करने के बाद हमें ये जानना है कि आउटर सरफेस पे चार्ज, बीच के चार्जेस की वैल्यू कितनी है। चलो, हमने स्विच को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप एज्यूम कर लिए कि यहाँ पे क्यू चार्ज आया, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, दिस इज क्यू नॉट माइनस क्यू। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, क्यू माइनस क्यू नॉट। ठीक है, मैं पूछी यहाँ पे कितना चार्ज होगा। इतना होता है कि ये भी चार्ज क्यों होगा। पता है क्यों चार्ज क्यों होगा? इस सरफेस से, अर्थ से जितना भी चार्ज है वो सब आने के बाद आउटर सरफेस का जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज के सम का हाफ होता है और आपस में इक्वल होता है। वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जब आपने यहाँ का क्यू मान लिया तो यहाँ का आप क्यू नॉट माइनस क्यू मान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ का इसका रिवर्स मान रहे हैं। और यहाँ का चार्ज मैं इसलिए इसकी इक्वल मान रहा हूँ क्योंकि इक्वल होगा, आउटर सरफेस का चार्ज है तो इक्वल होगा ही। चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी की। चलिए, जो बीच का सेपरेशन है दिस इज स्मॉल डी एंड सरफेस एरिया इज कैपिटल है। स्मॉल डी बेसिकली जो कैपेसिटर्स को होता है उसमें स्मॉल डी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर में जाता है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होता है, तो वैल्यू बहुत कम होती है। हम बात करेंगे सिस्टम की एनर्जी की। इस सिस्टम की एनर्जी को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखिए, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, अच्छा, इस एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसके बीच में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से आएगा, दिस इज क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई बाई ये वाला वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना आएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये डी है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, बीच की दूरी डी, द वॉल्यूम इज ए डी, मल्टीप्लाई कर दी। ये तो एनर्जी आपको कहाँ की मिल गई, ये एनर्जी तो आपको यहाँ की मिल गई। अब आपको बात क्या करनी है, इस रीजन में एनर्जी कितनी है, इस रीजन में एनर्जी कितनी है और इस रीजन में एनर्जी कितनी है, ये आपको जानना है। अगर आपको इस रीजन की एनर्जी जाननी है, इस रीजन की एनर्जी अगर आपको जाननी है तो अच्छा, इस साइड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों की वजह से नहीं आएगा, बट इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएगा। तो अब ये बड़ा सा रीजन है ना, इस बड़े से रीजन में, इस बड़े से रीजन में वॉल्यूम तुम क्या मानोगे, वॉल्यूम को क्या मानोगे, तो तुम एक एवरेज वॉल्यूम मान लो। इस पूरे का एक सिग्निफिकेंट एवरेज वॉल्यूम मान लो, दैट इज वी। तो इस साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट।
एनर्जी डेंसिटी, फिर इसका हेल्प लेंगे, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इस रीजन का बोलो, इस रीजन का बोलो, इसको भी मान लिया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू, दिस वन इज, इस क्यू की वजह से आएगा, इस क्यू की वजह से आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस वन इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डी। और ट्वाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ, ट्वाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस रीजन में भी तो एनर्जी है, तो इस रीजन की एनर्जी प्लस इस रीजन की जोड़ोगे तो ट्वाइस का टर्म आ जाएगा, और ये बन गया पूरी एनर्जी इस रीजन और इस रीजन की, और इस रीजन की एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, अच्छा एक और बात, कोई भी सिस्टम अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। अर्थिंग करने के बाद क्या होता है कि चार्जेस इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम हो जाए, एज पॉसिबल मिनिमम हो जाए, इस तरीके से चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फॉर यू मिनिमम डी यू अपॉन डी क्यू विल बी 0, डिफरेंशिएट टू 0 कर दो, दिस वैल्यू इज 0 इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी तो डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो इस u की मिनिमम वैल्यू के लिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, करो 0, तो इसमें से 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ए डी तो बाहर आ जाए, और ए एप्सिलॉन नॉट भी बाहर ले लो कांस्टेंट की तरफ से, तो ये ए डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर को बाहर ले लिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ए डी को बाहर लिया, अब ये डिफरेंशिएट होगा, क्यू नॉट माइनस क्यू का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, और एक माइनस साइन आगे आ जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस क्यू का डिफरेंस -1 बनेगा, बाहर आएगा, प्लस इसको मैं हटाता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें से देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और अगेन ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये 2 भी कभी टर्म बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्यू स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, दैट इज 2q। अभी पूरी वैल्यू 0 है ना, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है चेक करो, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये हाफ का टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है ना, इस ए डी वाली वैल्यू इधर भेज दो, तो बनेगा क्या, ए डी क्यू नॉट माइनस क्यू एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये बनेगा 2q भी, 2q भी बनेगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि q की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज q, तो q की जो वैल्यू आएगी इसको इधर भेज दो, ये इधर बचा रहेगा, तो बच गया क्या, q नॉट ए डी एंड डिवाइड बाई ए डी प्लस ए डी, इसको मैंने, अच्छा क्यू निकालना है ना, तो इसको इधर भेज दिया तो क्यू कॉमन आएगा, तो ए डी माइनस के टर्म में जाएगा, नहीं +2 भी बनेगा, तो यहाँ से v की, यहाँ से q की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 2b, यहाँ मैं लिखूंगा, और यहाँ से q निकालोगे तो ए डी आ जाएगा। ओके, यहाँ से ए डी से डिवाइड कर दो, तो q की वैल्यू आ गई, दिस इज q नॉट डिवाइड बाई 1 + 2v अपॉन b, 2v अपॉन ए डी, सॉरी, तो ए डी कॉमन निकाला, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डी को बाहर निकाला, यहाँ से ए डी बाहर निकलेगा तो ये कितना आएगा, 2v अपॉन ए डी। ओके, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक्चुअली में ये जो डी होता है ना, ये जो बीच की दूरी होती है डी, ये बहुत ही स्मॉल होती है, ये बहुत ही स्मॉल होती है, माइक्रोमीटर का ऑर्डर में जाता है, तो ये जो वॉल्यूम होगा ना, ये जो वॉल्यूम बनेगा a इंटू डी, ये बहुत ही स्मॉल बनेगा, क्योंकि ये एरिया जो होता है, एरिया इनफाइनाइट थोड़ी होता है, अरे इनफाइनाइट ला के रख दोगे तुम, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल ये जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स होती है ना, एक दूसरे पे ऐसे चिपकी होती है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक पड़ा होता है ऐसे, उसकी लेयर इस तरीके से आती है, तो बीच का वॉल्यूम ना बहुत ही कम होता है, एज पॉसिबल वैल्यू कम होती है, बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि, और ये जो पूरे इस एरिया का जो एवरेज वॉल्यूम है
एवरेज वॉल्यूम दैट इज भी तो हर हाल में इस एडी से बहुत ही ज्यादा होगा, दिस एडी इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू वी, दिस एडी इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू वी, क्योंकि आउटर रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा दूर भी हुआ ना तो भी वो वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू माइक्रोमीटर के ऑर्डर के वॉल्यूम से, ज्यादा ही है। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि सिंस एडी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू वी, देन होल वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ना, ये पूरी वैल्यू आ रही है, ये बहुत ज्यादा अप्रोच करेगी, बहुत ही ज्यादा वैल्यू होगी। और ये जो चार्जेस क्यू नॉट देते हो ना, क्यू नॉट वो माइक्रो कूलॉम के ऑर्डर का देते हो, ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इन्फाइनाइटली अप्रोच करेगा। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट अप्रोच किया तो पूरी वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, जीरो, मतलब क्यू अप्रोच इज जीरो। मतलब जब भी हम अर्थिंग करेंगे तो आउटर सरफेस का चार्ज जीरो हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउटर स्पेस में जो एनर्जी कन्फाइंड में जा रही है उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगी अगर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पैरेलल प्लेट्स बहुत से रखे गए हैं और किसी भी प्लेट की अर्थिंग कर दो, तुम किसी भी प्लेट की अर्थिंग कर दो, आउटर सरफेस का चार्ज बिकम्स जीरो, सो दैट टोटल एनर्जी कन्फाइंड इन सिस्टम बिकम्स मिनिमम। एक बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर बहुत सारे पैरेलल प्लेट्स हैं और बाहर से कोई फील्ड नहीं है और मैं किसी भी प्लेट की अर्थिंग कर दूं तो आउटर मोस्ट सरफेस के चार्जेस बिकम जीरो। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि आउटर स्पेस में एनर्जी को मिनिमम किया जा सके, ताकि पूरे सिस्टम की एनर्जी ज्यादा हो सके। ओके, हम क्वेश्चन नंबर, अब इसका सेकेंड पार्ट। तो एक चीज तो आप याद रखना, पहला पॉइंट क्या याद रखना कि बहुत सारे पैरेलल प्लेट्स हों, किसी भी प्लेट को आप अर्थिंग करेंगे आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लाइन जो तुम्हें याद करनी है। सेकेंड लाइन, अच्छा इसको अर्थिंग करने के बाद ऐसा नहीं सोचना तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया तो इसका भी पोटेंशियल जीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? इसके लिए बता रहा हूं, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और 20 की दूरी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 20 की दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 20 की दूरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एक चीज और तुमको याद करने के लिए बोल दे रहा हूं, पैरेलल प्लेट के केस में तुम्हें किसी भी दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेना है। ये नहीं कि बाहर में सोचना शुरू करिए कि रिफ्लेक्टिव आएंगे तो ये होगा, क्यों इतना सोच रहे हो? दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लो ना, ताकि बेकार में कंफ्यूजन से बच जाओ। मैं तुम्हें दो चीज बताइए, क्या बताइए? पहली बात कि किसी भी प्लेट के आप अर्थिंग करेंगे आउटर मोस्ट सरफेस के चार्जेस जीरो हो जाएंगे। दूसरा, और ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि आउटर स्पेस में एनर्जी कम से कम कन्फाइंड हो, ताकि सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो सके। तो पहला पॉइंट, आउटर मोस्ट सरफेस चार्जेस जीरो हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है? दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि किसी भी पैरेलल प्लेट्स के केस में, बहुत सारे पैरेलल प्लेट्स हैं, किसी भी दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन्फिनिटी की तरफ नहीं सोचना है, उन्हीं के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की दूरी से और हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगेगा। लिख लो स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स, to find potential difference between any two plates, take the help of electric field between the plate. Take the help of electric field between the plate. Okay, good. चलिए, तो मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल फील्ड अगर जीरो है तो क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। चलिए हम फिर पैरेलल प्लेट्स बनाएंगे, बना लिए, फिर आपको समझाता हूं। दिस वन, बाहर का फील्ड मैंने दे दिया, दैट इज ई नॉट। बाहर का फील्ड मैंने ई नॉट बोल दिया, बीच का सेपरेशन डी है एंड सरफेस एरिया इज अगेन कैपिटल ए। अर्थिंग आपको करनी है, स्विच लगा दिया, अर्थिंग करने जा रहा हूं, स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करने के बाद फिर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सरफेस पे। तो मैंने मान लिया कि यहां का चार्ज Q है
और इस पे पहले क्या था, क्यू नॉट था, और इस वाले प्लेट पे कितना था प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 क्यू नॉट था, यूज कर लो उसी क्वेश्चन में, दैट इज 2 क्यू नॉट। अगर मैं यहाँ पे क्यू मान लिया तो यहाँ का चार्ज क्या होगा, ये तो आइसोलेटेड है, तो बनेगा क्यू नॉट माइनस क्यू। फिर पूछे यहाँ का चार्ज, दैट इज क्यू माइनस क्यू नॉट, बचेगा। क्वेश्चन यहाँ का चार्ज क्या होगा, वो सेव नहीं बोला गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसको Q1 मानो ना, बेटर रहेगा, Q1 और यहाँ का Q2 मान लो, मान लिया। ये प्लेट आइसोलेटेड था इसलिए यहाँ का Q1 माना, और यहाँ का मानने के लिए इसमें से घटा के लिख दिया। यहाँ का अपोजिट, यहाँ का Q2 माना। Q2 क्यों अलग मान रहा हूँ, क्योंकि बाहर का फील्ड है। अब मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, Q1 और Q2, हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलो, कंडक्टर की खासियत होती है कि उसके अंदर की किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हेल्पलेस का, हाँ लो, तो क्या करेंगे, इस Q1 की वजह से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q1 अपॉन 2A/0, ये फील्ड इधर देगा, Q1 इधर फील्ड देगा। अच्छा, ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस है इक्वल अपोजिट है, ये जो चार्जेस इक्वल अपोजिट है, तो इस पॉइंट पे तो फील्ड 0 दे देंगे, और ये जो Q2 होगा वो किधर फील्ड देगा, इस साइड में देगा। इस पॉइंट पे Q1 इधर फील्ड देगा और Q2 इधर फील्ड देगा। तो Q1 का फील्ड इस पॉइंट पे इधर आएगा, इस Q1 का फील्ड इस पॉइंट पे इधर आएगा, और E0 भी इधर ही है, तो जोड़ दो। एंड दिस वन इज इक्वल टू Q2 की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड जो कि इधर बनेगा, दैट इज Q2 अपॉन 2A/0। अब यहाँ से क्या करो, इसको इधर भेज के कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस 2A/0 बन गई क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम लोग पता क्या करेंगे, सिस्टम की एनर्जी की बात करेंगे, इस सिस्टम में कितनी एनर्जी है। तो इस सिस्टम की अगर आपको एनर्जी पता करनी है, सिस्टम की एनर्जी, तो इस रीजन की एनर्जी निकालें। इस रीजन की एनर्जी क्या होगी, 1/2 E², दिस इज Q0 माइनस Q डिवाइड बाई A/0 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इज एडी, एनर्जी मिल गया। आपको पता करना इस रीजन की एनर्जी कितनी होगी, इस रीजन की एनर्जी, तो फिर वैसे ही 1/2 E², E इस चार्ज Q2 से आएगा, तो Q2 अपॉन A/0 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम भी कर दे, और इसका एक एवरेज वॉल्यूम मैंने भी मान लिया। सिमिलरली 1/2 E², इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q1 अपॉन A/0 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम भी, इसको भी एक एवरेज वॉल्यूम भी मान लिया। चलो, ओके देखिए। अच्छा, इस रीजन का वॉल्यूम अगर आपने V1 माना है ना, इस रीजन का V2 मान लो, इधर का V2 मान लो, उधर का V1 मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि V2 एंड दैट इज V1 मान लिया। इस रीजन का इफेक्टिव वॉल्यूम इज V2, इस रीजन का इफेक्टिव वॉल्यूम इज V1। ओके, अब इस U को मिनिमाइज करना है, तो डिफरेंशिएशन 0 कर दो, Q1 बनेगा Q1 Q माइनस Q1 Q2, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन में ये चाहता हूँ कि Q1 के रिस्पेक्ट में कर दो, du बाई dQ1 कर दो, और उसको 0 कर दो, दैट इज 0। अच्छा, तुम्हें पता है जब डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये वाला टर्म अपने आप ही हट जाएंगे, ये वाला टर्म अपने आप ही हटेंगे, ये वाला टर्म अपने आप ही हटेंगे, और ये भी टर्म अपने आप हट जाएंगे, ये भी टर्म अपने आप हट जाएंगे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि आगे 0 आ रहा है। तो जब आगे 0 आएगा तो वो वाला टर्म्स कैलकुलेशन के अंदर से आप हटा देंगे, ठीक है, आप उसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये टर्म्स हट गए, ये यहाँ का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ Q0 माइनस Q1 इंटू एडी, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, Q1 के रिस्पेक्ट करो, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 है ध्यान में, तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ Q2 V2 इंटू Q2 अपॉन dQ1, ये बनेगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Q1 V1, ये बनेगा, और ये वैल्यू 0 है। अच्छा, ट्वाइस के टर्म तो अपने आप ही हटते नजर आ रहा है, तो इसको हटाई दो ट्वाइस के टर्म कैलकुलेशन में, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, हमें dQ2 बाई D1 चाहिए ना, तो इस फंक्शन के लिए मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। जब इसको करोगे डिफरेंशिएट,
तो कितना आएगा, ये बनेगा डी, इसको Q1 के रिस्पेक्ट में कर दो डिफ्रेंशिएट, ये बनेगा डी Q1 इज इक्वल टू डी Q2। क्या डिफ्रेंशिएट थे बन गया, क्योंकि कांस्टेंट है। इससे डी Q1 और डी Q2 की वैल्यू बराबर आ गई, मतलब ये वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो इसको भी यहाँ से हटा दो, बन गया इतना। अब आपको क्या करना है, और एक और हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ से Q1 की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे रख दो, ताकि पूरी वैल्यू Q2 के टर्म में आ जाए। अब कैलकुलेशन में नेक्स्ट स्टेज पे करता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू सबको इधर रहने दो, इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, 0 इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखते रहिए यहाँ से, माइनस Q0 AD प्लस, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ AD और Q0 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस Q1 AD, Q1 AD Q0 AD, और यहाँ से क्या बनेगा Q2 V2, इसको Q2 की वैल्यू प्लेस कर दो क्योंकि Q1 का टर्म में जा रहा है। यहाँ से Q2 क्या आएगा, इसको इधर भेज दो और यहाँ पर रखो, दिस वन इज Q1 प्लस 2A एप्सिलॉन E0, 2A एप्सिलॉन E0, ठीक है। अब V2 का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें V2 का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, V2 का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें V2 का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या Q1 V1 है, दैट इज Q1 V1। अब एक काम करते हैं ना, इस वाले टर्म्स को इधर भेजो, हमें सब Q1 का टर्म सिर्फ चाहिए, Q1 तो ये बनेगा Q0 AD बनेगा, और यहाँ से ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, बनेगा माइनस 2A एप्सिलॉन E0 V2 एंड दिस इज इक्वल टू, दिया यहाँ से Q1 कॉमन निकाल लो, तो बनेगा AD प्लस V1 और एक यहाँ से V2 बनेगा। व्हाट इज द Q1 की वैल्यू आएगी Q0 AD माइनस 2A एप्सिलॉन E0 V2 डिवाइड बाई AD प्लस V1 प्लस V2। अब एक काम करो ना, AD यहाँ से कॉमन निकाल लो, AD यहाँ से कॉमन निकाल लो, AD यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से भी AD को बाहर निकाल लो, तो बन जाएगा 1, यहाँ पे यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ क्या आएगा AD का टर्म ऐसे आएगा, और यहाँ पाएगा AD का टर्म, दिस वन इज ओके ओके। वन सेकेंड, AD का टर्म्स वही रहेंगे, 1 सेकेंड। इसमें से V2 कॉमन निकालो, तो V2 को कॉमन निकालो, यहाँ से V2 कॉमन निकालो, तो यहाँ बनेगा V2, यहाँ पाएगा V2, यहाँ पे आएगा V2, ये बन जाएगा 1, दिस वन इज 1। अब मुझे ये बताओ, मुझे Q1 की वैल्यू जो आई है, V2 तो AD से बहुत ज़्यादा होगा, V2 AD से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 जाएगा। दूसरा, ये AD अपान V2 और V1 अपान V2, अच्छा ये भी वैल्यू अगेन अप्रॉक्सीमेट 0 जाएगा क्योंकि V2 बहुत ज़्यादा है। अच्छा V1 अपान V2, प्रॉब्लम है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ये वैल्यू जो बनेगी दैट इज अप्रॉक्सीमेट अगर ये सिमेट्रिकल कंडीशन। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस रीजन की, इस क्वेश्चन में वापस जाएंगे, इस रीजन की एवरेज वैल्यू और इस रीजन का एवरेज वैल्यू हम लोग इक्वल मान लेंगे। अगर हम इक्वल मान दें V1 अपान V2 अगेन 1 बनेगा, ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज माइनस A एप्सिलॉन E0, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी A एप्सिलॉन E0। तो Q1 अगर इतना आ रहा है तो मैं पूछूँ Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 की वैल्यू, तो यहाँ पे Q1 को प्लेस कर दीजिए, प्लस साइन का है माइनस साइन का है, ओके। तो Q1 की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस A एप्सिलॉन E0, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कर ले रहा हूँ, कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ रही है Q1 इज माइनस A एप्सिलॉन E0, और Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर Q1 की वैल्यू तुम यहाँ प्लेस कर दोगे, इसको इधर भेजोगे तो प्लस आएगा,
प्लस ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आ जाएगा। अब एक बार मैं फिर इसकी स्टडी कर लेता हूँ कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या देखना। तो ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 आपस में इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 आपस में इक्वल है तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट पे ये जो Q2 है, देखो Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और ये Q1 नेगेटिव है तो इसने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, Q1 नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फील्ड देगा, Q2 पॉजिटिव है, अब ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कि अर्थिंग करने से ना जो चार्जेस आउटर सरफेस पे डेवलप हो रहे हैं वो इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं ताकि उनके वजह से बाहर के रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहे, क्योंकि बाहर के रीजन में इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके ओके। तो अच्छा एक बात और मैं रिपीट कर दूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये भी इसके इस वाले पॉइंट पे जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, मतलब बाहर वाला फील्ड अभी भी वही पड़ा रहा है। तो कैपेसिटर के प्लेट को जब अर्थिंग करते हो, ठीक है, तो आउटर सरफेस के चार्जेस ऐसे डेवलप होते हैं, ठीक है, ताकि उनका इफेक्ट बाहर के एटमॉस्फेयर पे नेगलेक्ट हो जाए, इधर भी इधर भी। ठीक है, अब तुम ये मत सोचना कि सर यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ई नॉट के बराबर है, और तुम चाहते कंडक्टर में से निकाल सकते थे Q2 अपान ए एप्सिलॉन नॉट से, और Q2 को रिप्लेस कर दो, आ गया ना ई नॉट। क्या ई नॉट एक्चुअली में कंडक्टर के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज होता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो हमेशा आएगा। और एक और बात, इन क्वेश्चनों में तुम्हें करना है क्या, इन क्वेश्चन में करने का तरीका ये है, अब हैंडल कैसे करेंगे अगर एक्सटर्नल फील्ड आ गया तो बन गया प्रॉब्लम। ओके, इसके लिए ओके ये तो हमने सॉल्व किया, तो क्या तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो फिर इतना ही करोगे क्या? नहीं, इतना नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या करना है तुम्हें, कैसे सॉल्व होंगे। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पहला तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी? अर्थिंग कर दिया इसको। फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में पता क्या आएगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कायदे से ना पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में खींचना चाहेगा, तो इस साइड में जो चार्ज अपेयर होगा ये पॉजिटिव अपेयर होगा, एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट का चार्ज यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ये सेम होगा। अब यहाँ पे Q0 का चार्ज था, तो तुम क्या मान लोगे? यहाँ का चार्ज Q0 माइनस Q, और यहाँ का Q माइनस Q0 मान लिया, आंसर आ गया। जब भी तुम इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे तो तुम क्या करोगे? आउटर सरफेस के चार्जेस इक्वल मान लो, अपोजिट साइन का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मैं अर्थिंग की बात को बता रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चन है, सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, क्योंकि एग्जाम में तुम बार बार थोड़ी इसको मिनिमाइज करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यहाँ का Q मान लिया, यहाँ का माइनस Q मान लिया, और ऐसा होना ही चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज से जब इधर को ड्रिफ्ट मारेगा तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव बना इधर नेगेटिव बना, दिखा दिया। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो, आ गया आंसर। देखो, या हाँ ठीक था, यहाँ पे जीरो करो तुमको आंसर मिल गया। अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि आउटर सरफेस के चार्जेस इक्वल होंगे, इस केस में आउटर सरफेस चार्जेस इक्वल होंगे बट साइन अपोजिट आएगा, क्योंकि ड्रिफ्टिंग ऐसे हो रही है, तो मान के लिख दिया। तो कोई पूछे कि ये Q की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही होना Q, तो यहाँ का फील्ड जीरो कर दो, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका फील्ड यहाँ पे इसका कैंसिल आउट हो गया, बच गया इसका ये माइनस Q, यहाँ पे अट्रैक्टिव फील्ड देगा दैट इज Q अपान 2F, और ये Q रिपल्सिव फील्ड देगा तो ट्वाइस बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू नेट फील्ड इधर का बैलेंस करेगा E नॉट को, आ गया Q की वैल्यू दैट इज A एप्सिलॉन नॉट E नॉट, आ गया। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, आउटर सरफेस के चार्जेस क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में साइन अपोजिट आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।